Hello friends, welcome to my channel Education for All. Today my topic is CLR. I think इससे पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था CLR होता क्या है। तो आज इस CLR को स्टार्ट करने से पहले लाइए देखते हैं CLR के अंदर हम क्या क्या चीज़ें विजिट करेंगे। तो सबसे पहला वो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा व्हाट इज CLR, व्हाट इज DLS, CTS। अब हमें समझना है कि CLR क्या होता है, CTS क्या होता है, CLS क्या होता है। इन्हीं के साथ साथ इन तीनों चीज़ों की वर्किंग यानी कि वर्किंग ऑब्लिक रोल आप कह सकते हो कि रोल ऑफ CLR क्या होता है, CTS क्या होता है या फिर CLS क्या होता है, यानी कि इनकी कंप्लीट डिटेलिंग हम लोग समझेंगे कि होती क्या है, कैसे रन स्टार्ट CLR। तो CLR जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर 3 पॉइंट हमारे कंसीडर होते हैं। पहला मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा CTS यानी कि CTS का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि हम CLS नहीं होता है इसका पार्ट, CLS भी सबसेट होता है हमारा CLR का ही, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इम्फेसाइज करके CTS का होता है, इसलिए CTS यहाँ पे, नहीं तो फिर आप CLS का भी नाम इसमें एडअप कर सकते हो। और तीसरा सबसे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लाइफ साइकिल मॉनिटरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट का जो लाइफ साइकिल मॉनिटरिंग होता है उसकी भी हम बात इसमें कंसीडर कर रहे होते हैं। तो लाइए हम स्टार्ट करते हैं फिर CLR को, यानी कि CLR के जो 3 पार्ट है उसमें पहला पार्ट हमारा आ गया था मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसमें क्या करते हैं, द डॉटेड प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट कॉल्ड कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, यानी कि आपके हमने क्या कहा कि CLR जो है वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें ढेर सारी लैंग्वेजेस आती हैं, वो अपने कोड को रन कराती हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया हो। तो इस तरह का जो CLR ने डॉटेड फ्रेमवर्क की हेल्प से एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिसमें हमारा कोड आता है, किसी भी वो लैंग्वेज का हो, उसको हम एक्सेस करते हैं, कोड कह लीजिए या फिर आप सर्विसेज कह लीजिए, जितनी भी चीज़ें हम इस तरह से जो अपने डॉटनेट प्लेटफॉर्म पे रख के रन करा सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस होता है इसको ईजिली डेवलप करा देती हैं। तो CLR का रोल क्या होता है, पूरे फ्रेमवर्क से कंसीडर हो रहा होता है। ये हमारा इंटरमीडिएट कोड यानी कि MSIL जो होता है उसको ट्रांसलेट कर देता है एक्सिक्यूटेबल कोड को। लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था कि इंटरमीडिएट कोड होता क्या है, शॉर्ट पे कुछ बताते हैं, जो हमारी n नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं उनको हम CLS और CTS की हेल्प से कंपाइल करते हैं। इनके सेपरेट कंपाइलर होते हैं जिनमें हमारी लाइब्रेरी भी यूज होती है। उनको कंपाइल करने के बाद एक नई लैंग्वेज डेवलप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं MSIL। ये जो MSIL होती है इसी को ही हम इंटरमीडिएट कोड भी बोलते हैं या फिर IL बोलते हैं। इस IL कोड से CLR का रोल होता है एक्सिक्यूटेबल कोड यानी कि उसको रन कराना और यूजर के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये CLR होती है, उसको यूजर के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करती है। जैसा आपका नीड होती है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमने कोड अपना एकदम सही किया है तो हमारा आउटपुट एक्चुअली सेम एक्सेप्ट आता है जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होती है। एक चीज और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हर उस प्लेटफॉर्म पे MSIL का कोड रन हो जाता है जहाँ पे CLR को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हर एक फिर से रिपीट करें, हर एक प्लेटफॉर्म पे ये MSIL का कोड या फिर MSIL की फाइल एक्सिक्यूट करती है जहां जहां CLR को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको ठीक से समझेंगे, हमने कहा कि 50 सिस्टम है, 50 सिस्टम पे अगर हमने CLR को इंस्टॉल कर सकते हैं तो ये सारे कोड हमारे इजीली रन कर जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट की, जो हमने सबसे पहले अभी बात स्टार्टिंग की थी CLR की। तो रन टाइम ऑटोमेटिकली हैंडल द ऑब्जेक्ट लेआउट एंड मैनेज रेफरेंसेस टू ऑब्जेक्ट। तो CLR क्या करता है कि रन टाइम के जितने भी ऑब्जेक्ट्स के लेआउट होते हैं और उनके रेफरेंसेस होते हैं उन सबको मेंटेन कर रहा होता है। मेंटेन करने का मीन्स यहाँ पे क्या मतलब था कि हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है उससे लिंक n नंबर ऑफ पेज या फिर इमेजेस हैं एग्जिस्ट करती है, तो जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो उन पेजेस से CLR की हेल्प से इसको लोड कर लिया जाएगा और हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देगा। यानी कि ये पूरा ऑब्जर्व इसकी एक जितना भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी हर एक चीज पे एम्फेसाइज करके ध्यान रखता है
कि कब इसका लेआउट कैसा डिजाइन होना था, यानी कि कौन सी चीजें पब्लिकली डिस्प्ले होनी थी, कौन सी चीजें हिडन होनी थी, साथ ही साथ इसके पूरे रेफरेंसेस यानी कि एड्रेसेस को भी मेंटेन करके रखना। साथ में जैसे ही इस ऑब्जेक्ट का काम फिनिश हो जाए, ना यूज हो और CLR के अकॉर्डिंग जब उसको डिस्ट्रॉय करने की रिक्वायरमेंट होती है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, यानी कि अलग से कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के लाइफ टाइम को मेंटेन करता है। अब लाइफ टाइम से हमें समझना पड़ेगा क्या होता है। एक जब भी हमारा प्रोग्राम बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमारा डेवलप होता है, और ऑब्जेक्ट जब रन होता है और जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया जाता तब तक ये ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम माना जा रहा होता है। तो कंप्लीट लाइफ टाइम तक के लिए मेंटेन करता है CLR, होने लगता है हमारे जो .NET फ्रेमवर्क में और पूरे के पूरे .NET के कॉन्सेप्ट में भी। इसी के साथ ही साथ जो है, एक आपने सुना होगा मेमोरी लीक का इशू। तो हमारा गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, एलिमिनेट्स कर देता है जो मेमोरी लीक के इश्यूज थे, उन सारे इश्यूज को भी रिमूव कर देता है। इसी के साथ ही साथ एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग की एरर की है तो ही मेमोरी लीक हो सकती है, नहीं तो फिर हमारे जो एनवायरनमेंट बनाया गया है .NET फ्रेमवर्क का, उसके अकॉर्डिंग CLR के अगर आपने रूल्स सारे फॉलो किए हैं तो फिर किसी भी तरह की मेमोरी लीक का इशू नहीं हो सकता। तो ये तो हमने बात की थी अपने CLR की, यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं CLS की, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। CLS मीन्स कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। इसका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है, और ये क्या होता है कि CLR का ही सबसेट होता है। वैसे तो कंसीडर हमारे दोनों आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा भी रोल होता है, क्योंकि अगर हम आपको थोड़ा सा भी याद हो तो हमारी सबसे पहले आई थी लेयर, और पहली वाली लेयर की अगर हम बात करते हैं .NET फ्रेमवर्क में तो हमारी लैंग्वेजेस आती है, दूसरी CLS की, और तीसरी थी हमारा CPS। तो जो CLS होता है हमारा सबसेट होता है, CLR का ही पार्ट होता है, यानी कि इसका रूल क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फुल इंस्ट्रक्शन। ये आप जो भी हमारा क्या करता है, ये जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस आती हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, उन लैंग्वेजेस में फुली इंटरेक्ट करता है विद द अदर ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट से ये कम्युनिकेट कर सकता है। दे आर इम्प्लीमेंटेड इन, जो भी हमारे इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं .NET फ्रेमवर्क में, उनसे सबसे कम्युनिकेट कर सकता है। और ये ध्यान में रखता है कि इसमें के कम्युनिकेशन का मतलब होता है इसके बाद जो एक नई लैंग्वेज MSIL डेवलप होगी उसमें इश्यूज ना आए। और जितने भी ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके द्वारा बनाई गई लैंग्वेज के बाद जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, यानी कि उसको जितने भी आगे आने वाली लैंग्वेजेस हैं वो इजीली यूज कर सकें। और यूज ही करने से मतलब है कि जो यूज आप कर रहे हो वो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन किया जा सके। ऐसा ना हो कि आप हमने बना तो लिया लेकिन दोनों लैंग्वेजेस के ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में ज्यादा ध्यान देंगे, कम्युनिकेशन ठीक हो सके इजिली, तभी हमारा इसका वर्क कर पा सकता है। और ये रिमेनिंग अगर हम आगे देखें तो सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज फीचर्स को सपोर्ट करता है, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाता है जो कॉमन लैंग्वेज हो, CLR जिसको इजीली फॉलो कर पाए या फिर उसको अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। क्योंकि प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं ये देखिए तो हमारा CLR मेन होता है, उसका सबसेट होता है, तो कहीं ना कहीं CLR के द्वारा बताए गए प्रोटोकॉल को ही ये फॉलो करा रहा है। तो ऑटोमेटिकली अगर CLS की बनाई गई लैंग्वेज है तो फिर उसके फीचर्स, उसके पूरे कंटेंट को CLR समझ पा रहा होगा। इसी के साथ ही साथ हम CLS में हम और चीज क्या देखते हैं कि ये क्या करता है, इनहेंस और इंश्योर करता है लैंग्वेज की इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि दो लैंग्वेज आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सके। इंश्योरेंस इस चीज का देता है, फिर से बता रहा हूँ। हेल्प क्या करता है, ये इनहेंस एंड इंश्योर द लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि निश्चितता करता है, गारंटी लेता है कि अगर आपने CLS के प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं तो आप दो लैंग्वेजेस को इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट करा सकते हो, इसमें किसी तरह का इश्यूज नहीं आने वाला है। यानी कि जब भी आप डेवलप करोगे इसके द्वारा हेल्प से तो आप किसी भी लैंग्वेज को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हो, इसमें इश्यूज मैक्सिमम टाइम पे नहीं आएगा। CLS ही इसी में ही क्या है कि CLS
डिस्क्राइब अ सेट ऑफ फीचर्स दैट डिफरेंट .NET कंपेटेबल लैंग्वेज हैव इन कॉमन, यानी कि जो अभी हमने बताया कि सारे उन सेट ऑफ कॉमन फीचर्स को यूज करता है जो सारी .NEट को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज में कॉमन होते हैं। उसी तरह से ये नई MSIL लैंग्वेज बना रहा होता है। इतना अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसी के आगे पार्ट आता है CTS, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था तो लैंग्वेज पहले CLS आया था प्रोटोकॉल में .NET फ्रेमवर्क में, और नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट था CTS यानी कि कॉमन टाइप सिस्टम। तो कॉमन टाइप सिस्टम में क्या करते हैं कि जितने भी टाइप्स होते हैं, टाइप इन द सेंस डेटा टाइप की बात की जा रही है यहाँ पे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, इस तरह के जितने भी डेटा टाइप n नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में होते हैं उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से आप फर्दर आगे अपनी लैंग्वेज में यूज करोगे, और इनका लास्ट टाइम मेंटेनेंस या फिर मैनेज कैसे किया जाएगा रन टाइम पे, ताकि ये क्रॉस लैंग्वेज इंटर इंटीग्रेशन किया जा सके, क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन इनका इजीली किया जा सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो डेटा टाइप होते हैं इन पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा होता है। इसमें एक क्वेश्चन और भी हमारा होता है, व्हाट फंक्शन डज द CTS परफॉर्म, मतलब आपका जो CTS है परफॉर्म क्या करता है। जो मैंने भी आपको बताया कि सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करता है कि टाइप को लेके डिक्लेयर कैसे होते हैं, यूज कैसे होते हैं और मैनेज कैसे किए जा रहे होते हैं, इनके टाइप को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। इसी के साथ ही साथ ये क्या करता है, एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स इंश्योर क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन, टाइप सेफ्टी एंड हाई परफॉर्मेंस कोड एक्जीक्यूशन। यह क्या करता है कि हमारे बहुत ज्यादा क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन पे एम्फेसाइज कर रहा है, क्योंकि हमारे डेटा टाइप बढ़िया से डिफाइन किए गए होंगे तो क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन होना एक इजली वर्क है, टफ नहीं आएगा। इसमें टाइप सेफ्टी भी अचीव होने लगती है अगर हमने इन चीजों को ध्यान में रखा है। अब दोनों ये चीजें हमें अचीव हो रही हैं तो बाय डिफॉल्ट परफॉर्मेंस इंक्रीज ही कर जाएगी और एक्सक्यूशन प्रोसेस भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही बार में अगर हमने सारी चीजें सही से डिफाइन की हैं तो n नंबर ऑफ लैंग्वेज को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके रन करा सकते हैं और परफॉर्मेंस भी हम गेन कर सकते हैं। CTS एक चीज और पे एम्फेसाइज करता है जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हम लोग सारे लोग अवेयर हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इस तरह के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स की। और ये CTS इनको भी एम्फेसाइज करके चेक करता है कि क्या ये सारे फीचर्स हमारी इस नई लैंग्वेज MSIL जो बन रही है उसमें प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं। अगर ये किए जा रहे हैं तो कितने लेवल और किस तरह से किए जा रहे हैं, यानी कि आपका फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को क्या ये लैंग्वेजेस सपोर्ट कर रही हैं या नहीं, या पार्शियली कंसीडर नहीं होती। .NET हमारे में फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसलिए बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को प्रोवाइड करती है या फिर सपोर्ट करती है। एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कंसीडर की जाती है वो है अगर कोई भी लैंग्वेज CTS के रूल्स को फॉलो कर रही है तो इस चीज की वो गारंटी लेता है कि CLR इस लैंग्वेज को एक्सिक्यूट करेगी और उसकी अकॉर्डिंग ही आउटपुट हर कंडीशन में सही आएगा। समझ में आया? क्लियर है कि अगर हमने कहा कि एक्सिक्यूट ही करेगी तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज, क्योंकि हमारे .NET फ्रेमवर्क का n नंबर ऑफ लैंग्वेज रन करा सकते हो, तो फिर सारी लैंग्वेज जितनी भी आप लैंग्वेज रन कराओ, अगर आपने CTS के प्रोटोकॉल को फॉलो किया है तो ये लास्ट में क्या करेगा कि इजिली इंटीग्रेट करके हमारे नीड के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड के रूल्स को पूरी तरह से फॉलो किया है तो किसी भी तरह का कोई ड्रॉबैक नहीं होगा, इजिली हम इसको हम रन करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, इसमें मेंशन कीजिए, कर दीजिएगा कमेंट। अगर कुछ ऐसा लगता है कि इसमें टॉपिक छूट गया है, नहीं समझ में आया है तो भी हम डिस्कस करेंगे अपने हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। CTS वर्सेस CLS को भी विजिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।